चलो अब ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं अगर कोई सोर्स है जिसका फंक्शन ए साइन ओमेगा टी है, ये डिस्टरबेंस आगे भेज रहा है, तो यहां से किसी भी डिस्टेंस x पे फंक्शन क्या बनेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी लिख सकते हैं। और ये समझ में आया कि नहीं? इसका ए साइन ओमेगा टी लिखा था, यहां से सिग्नल इस तरफ जा रहे हैं सी की स्पीड से, तो जो x डिस्टेंस पे लोकेटेड है उसका फंक्शन ये होगा। आया समझ में? कोशिश करिए पहले ये कॉमन सेंस लगे कि इसके टाइम और इसके टाइम में x बाय सी का अंतर है, तो जो इसका फंक्शन होगा और जो इसका फंक्शन होगा वो x बाय सी का डिफरेंस है। मतलब इस पे जो घटना घट रही होगी वो x बाय सी पहले उस पे घट चुकी होगी। तो किसी भी टाइम पे इसका फंक्शन चाहिए तो t माइनस एक्स बाय सी पहले इसका फंक्शन लिख दूं। किसी भी टाइम पे इसका डिस्टरबेंस इज सेम एज ये क्या है, बेहतर है इसको नाम नया दूं, xt। डिस्टरबेंस ऑफ x एट t इज इक्वल टू ये क्या लिखा है, डिस्टरबेंस ऑफ सोर्स एट t माइनस एक्स बाय सी। और अगर ये ऐसा लिख लिया तो मैं इसको ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय सी लिख लूं। मान लेते हैं इसमें एक फाई भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, वो फाई तो इसमें अलग से आ जाता, आता। इसका मतलब इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि सोर्स लीड्स p बाय ओमेगा एक्स बाय सी। चलो ये समझ में आया, सोर्स p से लीड कर रहा है क्योंकि इसमें ये माइनस आया या ये लैग कर रहा है, और ओमेगा एक्स बाय सी। अब जरा इसको सुधारते हैं, x क्या है, पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। ओमेगा क्या है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू सी, ये क्या लिखा है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। और शायद समझ में आ रहा है जब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा तब 2 पाई का अंतर आएगा, फंक्शन रिपीट हो जाएगा। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं दोनों के ग्राफ एक से बनेंगे, क्योंकि ये 2 पाई का अंतर है। ठीक है, तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब जरा सोचिए अगर यहां मीडियम कुछ और होता तो स्पीड क्या होती, सी बाय म्यू। तो यहां जहां सी लिखा है वहां सी बाय म्यू आता, तो यहां ये ऑप्टिकल पाथ शायद समझ रहे हो म्यू एक्स आता, तो ये क्या बन जाता, ऑप्टिकल पाथ, और ये लैम्डा एयर बन जाता। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि ऑप्टिकल टर्म, ऑप्टिकल पाथ हम क्यों यूज कर रहे हैं, और ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस रिलेटेड किस तरीके से। तो अब शायद आप समझ रहे होंगे कि सोर्स और इसमें जैसे आप इस और इसकी बात करें, इनमें डिस्टेंस में लैम्डा का अंतर है, टाइम में टी का अंतर है, फेज में 2 पाई का अंतर है। क्योंकि यहां से यहां सिग्नल पहुंचने में टाइम टी लगेगा, कैपिटल टी, डिस्टेंस लैम्डा है, और फेज में 2 पाई का अंतर आएगा। और फेज में क्यों, क्योंकि अगर ये सिग्नल ऐसे जा रहे हैं तो ये दोनों ही नीचे आएंगे, ये फील आ रहा है, ये पूरा सिग्नल ऐसे मूव कर रहा है तो इसको अपने बगल वाले का डिस्टरबेंस लेना है, ये ग्राफ ऐसा जा रहा है तो ये दोनों ही एक साथ ऊपर नीचे होंगे, तो दोनों फेज में होंगे। मतलब टाइम टी का एरर आ जाए, चेंज आ जाए, या लैम्डा का चेंज आ जाए, या 2 पाई का चेंज आ जाए, एक ही चीज है। तो हम इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं कि जब जब टाइम टी का एरर आएगा तब फेज में 2 पाई का अंतर आएगा, तब ऑप्टिकल पाथ में लैम्डा एयर का अंतर आएगा। ये समझ में आया, ऑप्टिकल पाथ। क्योंकि लैम्डा लिखूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा लैम्डा किस मीडियम का है, तो वो यहां का लफड़ा इधर ट्रांसफर कर दो कि हम यहां एयर या वैक्यूम का लैम्डा लेंगे और यहां हम पाथ डिफरेंस की जगह ऑप्टिकल पाथ लेंगे। तो इनमें एक कुछ भी पता है तो बाकी निकल आएंगे, और जनरली ये हमें डायरेक्ट पता होगा क्योंकि ये ज्योमेट्री से हम देख लेंगे। ठीक है, तो बस आज का पूरे डिस्कशन में की पॉइंट हमारा यही है कि हम
इनमें से पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, ऑप्टिकल पाथ, उससे हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, और अगर फेज डिफरेंस पता है तो फेजर के बीच का एंगल पता है, तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गई। तो ये सिंपली क्या है कि जब जब डिस्टरबेंस x मूव करेंगे, जब जब डिस्टरबेंस x मूव करेंगे किसी मीडियम में, तो वो ऑप्टिकल पाथ म्यू एक्स कवर अप करेंगे, उस वजह से एक फेज में अंतर आ जाएगा। तो इसका फेजर फील करिए कि रोटेट कर गया, मतलब यहां जो ग्राफ बनता और यहां जो ग्राफ बनता, वो दोनों ग्राफ के फेजर एक से नहीं है, उन फेजर में एक अंतर है, और कितना अंतर है वो इससे निकल आएगा, कितने फेज का अंतर है। अब ये फेज 2 पाई भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अब इसमें देखें, मान लीजिए ये दो सोर्स थे S1 और S2। अब यहां से हम अच्छे समझेगा, इस पॉइंट की बात कर रहे थे, अगर ये ऐसी रे आ रही थी तो देखिएगा S1 एंड S2 आर इन फेज। बताओ मैं कैसे कह पा रहा हूं ये दोनों फेज में आर ऑन सेम वेव फ्रंट, ये समझ गए? इसका मतलब S1 और S2 का तो फंक्शन सेम है, तो अगर इसका फंक्शन S1 का फंक्शन a sin ओमेगा t प्लस फाई है, तो यहां S2 का फंक्शन भी a sin ओमेगा t प्लस फाई। पक्का समझ गए? लेकिन अब ये x1 चला गया, ये x2 चला गया, तो अब मैं लिख रहा हूं फंक्शन ऑफ सिग्नल एट p रिसीव्ड फ्रॉम S1। बताओ क्या बनता? a sin ओमेगा t माइनस x1 बाय c, यही बनता, रिसीव्ड फ्रॉम S2 t माइनस x2 बाय c प्लस 5। और अब मैं ये निकाल पा रहा हूं, तो मैं इसके बाद फेज डिफरेंस बिटवीन सिग्नल्स, फेज डिफरेंस बिटवीन देम, उन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, तो ये हम निकालेंगे। वो क्या है? ओमेगा x1 बाय सी ओमेगा x2 बाय सी। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसमें से किसको घटा रहे हैं, क्योंकि फेज तो कॉस के अंदर जाएगा। हालांकि ये समझ में आना चाहिए, जो पाथ में लीड करेगा वो फेज में लैग करेगा। सोचिए, जो जितना ज्यादा पाथ कवर अप कर लेगा उतना पीछे हो जाएगा। ये समझ में आया? इसके सिग्नल वहां जल्दी पहुंच जाएंगे, इसमें टाइम लगेगा, तो ये सिग्नल लैग करेगा। तो जो पाथ में लीड करेगा वो फेज में लैग करेगा। ठीक है? तो एनीवे हमने ये देखा कि फेज डिफरेंस बिटवीन देम ये बना, और इसी को ओमेगा बाय सी x1 माइनस x2, और ओमेगा को 2 पाई बाय, तो 2 पाई डेल्टा x बाय लैम्डा एयर। उम्मीद है ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये 2 पाई बाय टी लिखिए और सी टी को लैम्डा लिखिए, तो 2 पाई बाय लैम्डा एयर इंटू डेल्टा एक्स है। मतलब अगर इन दोनों में लैम्डा का अंतर हो गया तो वापस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लैम्डा बाय 2 का है तो डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है? तो ये वाला लिखना है। तो हम ज्योमेट्री से x1 और x2 का डिफरेंस निकालेंगे और पता करेंगे कि वहां क्या था। और अब हमें ये पता चला, तो S1 का अगर फेजर ये है, S2 का फेजर ये है, तो इनके बीच में एंगल डेल्टा फाई है। तो इससे ए नेट निकलेगा, इससे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी। A1 क्या है? एम्पलीट्यूड एट P ड्यू टू S1। A2 क्या है? एम्पलीट्यूड एट ड्यू टू S2। लेकिन दोनों एक साथ सिग्नल मिल गए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे जुड़ेगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी आई नेट इक्वल टू, फॉर्मूला फील करिएगा जो मैं लिख रहा हूं, I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ये फील आया? दरअसल कुछ और नहीं है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई लिखा है, और ये A नेट का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो आई नेट आया है वो आई नेट कुछ भी हो सकता था
√I1 प्लस √I2 के होल स्क्वायर से √I1 माइनस √I2 के होल स्क्वायर। हालांकि मैं फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करता, ये आप बस ये सोचिए एम्पलीट्यूड से हम निकाल लेंगे। तो ये डेल्टा फेज पे डिपेंड करेगा कि आंसर कितना आएगा। मतलब ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही हो गया कि 5 न्यूटन और 12 न्यूटन कंबाइन किया तो फोर्स कितना आएगा, तो 17 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में, क्योंकि एग्जैक्टली कितना आएगा वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये तय है इन दो के बीच में होगा। ये बेस्ट केस डायरेक्ट जुड़ गए, वर्स्ट केस पूरे कट गए। तो वही हम यहां कह रहे हैं कि ये भी फेजर एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। सॉरी, एसी में, एसी में अगर 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, तो आप वो नहीं कह सकते कि वो 5 एम्पियर है या 7 एम्पियर है, कितना है। आप ये कह सकते हैं 1 एम्पियर से 7 एम्पियर के बीच में कुछ है, क्योंकि ये आरएमएस या पीक वैल्यू है। इसकी पीक 3, इसकी पीक वैल्यू 4, तो इसकी पीक वैल्यू 1 से 7 के बीच में कुछ भी, क्योंकि हो सकता है ये फेजर अपोजिट हो, कुछ भी हो सकता है सेम हो। जो पाथ में लीड करेगा, जिसका पाथ ज्यादा होगा वो पीछे रह जाएगा। ये लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है। जिसका पाथ ज्यादा है वो फेज में लैग करेगा, लेकिन वो कॉस के अंदर जाना है तो फर्क पड़ नहीं रहा है कि वो प्लस है कि माइनस है। इंटेंसिटी तो हमारी सही निकल रही है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए पता हो तो अच्छा है। तो इससे ये समझ में आया, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इस डिस्कशन से ये समझ में आया कि अलग अलग लोकेशन पे x1 माइनस x2 का डिफरेंस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये डिफरेंस 0 है। सोचो, ऊपर जाऊंगा तो ये गैप बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते ये गैप इंफिनिटी पे सबसे ज्यादा होगा। कितना होगा वैसे इंफिनिटी पे गैप? इसके बराबर। इंफिनिटी पे जो इनके बीच का गैप होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम इसको फील करने के लिए आखिरकार इंफिनिटी पे ये गैप इसके बराबर कैसे है, जरा अच्छे से समझिएगा। यहां मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था, मैंने इससे एक आर्क मार दी। अब तो ये डिस्टेंस बराबर है, तो शायद समझ गया यही डेल्टा है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही तो पाथ डिफरेंस है। अब अगर मुझे यहां निकालना होता यही, तो अब मेरी आर्क ऐसी बनती, तो अब डिस्टेंस ये आता। अब इसको और ऊपर ले जाइए, अब आर्क ऐसी बनती। और शायद समझ गए होंगे कि जब हम इंफिनिटी पे जाएंगे तो ये रफली बहुत दूर आएगा और ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होंगे, और ये आर्क यहां बनेगी। ये आ गया समझ में? तो शायद आप फील कर पा रहे हो कि यहां जाने पे पाथ डिफरेंस 0 से d के बीच में। पक्का आ गया समझ में? अब जरा इमेजिन करिए, ये d अगर 5 लैम्डा होता, अगर ये d 5 लैम्डा होता, तो पाथ डिफरेंस 0 से 5 लैम्डा के बीच में आता। मतलब इस दौरान कभी ना कभी ये लैम्डा भी होगा, 2 लैम्डा भी होगा, 3 लैम्डा भी होगा, 4 लैम्डा भी होगा। इन सब पे मैक्सिमा मिलेगा, और इनके बीच में लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, ये सभी मिनिमा भी मिलेंगे। हम ये तो बता सकते हैं कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा मिलेंगे। पक्का समझ गए? कहां मिलेंगे ये बताने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो बस हम करेंगे क्या कि 2 अलग अलग सोर्सेस एक जगह मीट कर रहे हैं, उनमें फेज डिफरेंस ढूंढना है, और वो जनरली पाथ डिफरेंस की मदद से ढूंढेंगे। तो जैसे क्वेश्चन 1, एक सोर्स ये है, सोर्स एक ही है, आप इसकी जगह साउंड का सोर्स मान लो ये 100 हर्ट्ज है और सी की वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड। यहां पे ये लिसनर है, ये डिस्टेंस x है, ठीक है। ये 12 मीटर। फाइंड मिनिमम x such that
listener hears maximum, obviously x greater than 0। तो शायद ये समझ रहे हैं कि ये जो दीवार है ये ब्लॉक कर रही है साउंड को, सिर्फ दो जगह से साउंड जा रहा है, एक यहां से एक यहां से, और ये दोनों जो साउंड पैदा हुए तो इसी से। तो दरअसल एक साउंड सीधे चला गया, पैदा जब हुए थे एक साथ पैदा हुए थे, फेज में थे, लेकिन जब वहां तक पहुंचे तो हालात एक से नहीं है, एक को डिस्टेंस ज्यादा कवर अप करना पड़ रहा है, तो देयर इज अ फेज डिफरेंस बिकॉज देयर इज अ पाथ डिफरेंस। और अगर मैक्सिमा चाहिए तो मुझे फेज डिफरेंस 2 का चाहिए, पाथ डिफरेंस कम से कम लैम्डा का चाहिए। एक्चुअली लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा चाहिए, लेकिन मिनिमम एक्स पूछा है तो लैम्डा चाहिए। तो ये मैथ्स का ही तो क्वेश्चन हो गया। पक्का आया समझ में कि हम सॉल्व कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? सीधे सीधे ये लेंथ कितनी है 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये लेंथ कितनी है 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका पाथ है, और दूसरे का पाथ कितना है 12 प्लस 12, और जब ये n लैम्डा के बराबर हो जाएगा काम हो जाएगा, और इसी को हमने लिखा ट्वाइस ऑफ 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 12, n की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा f इक्वल टू सी। तो लैम्डा f कितना है, c कितना है 300, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 3। पक्का समझ गए? तो ये 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 12 और 3/2 13.5, तो x की वैल्यू 13.5 का होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट। पक्का समझ गए? तो हमें लगभग यही करना है कि पूरा मैथ्स ही डिस्कस करेंगे। फिजिक्स तो सिर्फ इतनी है कि आपको दो जगह से सिग्नल पहुंचाना है वहां पे, और उनमें पाथ डिफरेंस होगा तो उससे हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब जरा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, यहां C 300 है, यहां C 600 है, मतलब मीडियम बदल गया, वहां स्पीड डबल हो गई, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 है, 1/2 आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिलेटिव टर्म है, तो यहां मैं मान रहा हूं कि इस मीडियम का 100 हर्ट्ज था, 100 हर्ट्ज इस मीडियम का भी होगा, लेकिन इसका लैम्डा 3 मीटर था तो उसका लैम्डा 6 मीटर हो जाएगा। तो या तो लैम्डा बदलिए या म्यू मल्टीप्लाई करिए। पक्का समझ गए? तो मैं कंफ्यूजन कम रखते हुए इसको 200 ले रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए म्यू 3/2 है, नहीं तो बाद में पढ़ने में लगी म्यू 1 से छोटा हो गया, हो सकता है, रिलेटिव चीज है। तो मैंने 300 और 200 वही रखा, 300 था वहां स्पीड कम हो गई तो म्यू कितना हो गया 3/2, और म्यू 3/2 हो गया, तो ये एक्सप्रेशन हमारा थोड़ा सा बदल गया। क्या बनेगा अब ये 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 3/2 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आया समझ में? माइनस 12 प्लस 3/2 इंटू 12 इज इक्वल टू, चूंकि हम ऑप्टिकल पाथ ले चुके हैं तो ये n लैम्डा एयर, मतलब एयर कौन सा इसके रिस्पेक्ट में लिखा है, तो हमारा यही एयर हो गया, तो यहां पे लैम्डा कितना आया 3। आया समझ? कोई बात नहीं, ये 5/2 बना, ये 5/2 बना, तो ये बना 5/2 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 12 1 इंटू 3। तो शायद मैं इससे ये एक्सप्लेन कर पाया कि अलग अलग मीडियम है तो हम ऑप्टिकल पाथ लेंगे सो दैट लैम्डा में कंफ्यूजन ना हो। एक बार आपने ऑप्टिकल पाथ ले लिया, अब आपको लैम्डा एयर से कंपेयर करना है। ज्योमेट्रिकल पाथ लिखते तो फिर हम पाथ डिफरेंस नहीं लेते, फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता, उससे फेज डिफरेंस अलग अलग निकालना पड़ता, इसका फेज अलग निकालते उसका अलग निकालते, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ज्योमेट्रिकल पाथ ले लिया तो यहां कंफ्यूजन हो गया कि लैम्डा कौन सा ले। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ से अगर करना है तो इसका फेज अलग निकालो, इसका फेज अलग निकालो, फिर हम कैसे करेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ से भी देख लो कि वहां से गए 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना डिस्टेंस कवर किया,
यहां लैम्डा एयर इंटू 2 पाई, ये इसका फेज है, प्लस 12 बाय लैम्डा एयर, सॉरी, और ये लैम्डा क्या है, मीडियम, इंटू 2 पाई, ये लिखते। ये पहले ने फेज कितना चेंज कर लिया, दूसरे का फेज चेंज ऐसे ही लिखते, और वो आता 12 बाय लैम्डा एयर इंटू 2 पाई प्लस 12 बाय लैम्डा मीडियम इंटू 2 पाई। अब जरा देखिए, इस लैम्डा मीडियम को लैम्डा एयर बाय म्यू लिखते, लैम्डा एयर बाय म्यू लिखते, तो सबका 2 पाई बाय लैम्डा एयर कॉमन आ जाता, आसान बनता। आ गया समझ में, इसलिए हम ऐसा करते हैं।